हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं चंचल मैम आपका स्वागत करती हूँ अपनी एक और वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो मैम आज आपको उसी सीरीज़ में आगे बढ़ा रही है और आज मैम आपसे डिस्कस करने वाली है धातु एवं अधातु के ऐसे ही प्रश्नों को जो कि आपके बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या करना है मैम, आपके साथ बने रहना है और साथ में बेटा मैम क्या करेंगी, क्वेश्चन के साथ साथ उसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग रहा है या किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप उसे आंसर करोगे, आंसर लिखते समय क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ये सब चीज़ें भी मैम आपको बताती रहेगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में पूरा मेरे साथ और फोकस से देखिए। तो करें शुरू, चलो तो लेते हैं पहला प्रश्न सामने। तो ये रहा जी आपका क्या पहला प्रश्न, क्या है भाई पहला प्रश्न मैम, देख लेते हैं भाई। किसी धातु, ठीक है भाई मैडम धातु की बात कर रही है, ठीक है जी हमने भी बात कर ली धातु की। कोई धातु है, ठीक है, एक्स का उपयोग थर्माइट की बात आ जाए तो एक बात ध्यान रखना, थर्माइट अभिक्रिया का इस्तेमाल कब किया जाता है, वेल्डिंग के लिए। जब ये वेल्डिंग वगैरह की जाती है तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आयरन का, लोहे का एक अयस्क लेते हैं जैसे कि आयरन ऑक्साइड, इसमें एल्यूमिनियम डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है। एल्यूमिनियम धग्गा दे देगा Fe को, खुद बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe अलग हो जाएगा। और यहाँ पर हम इतना ज़्यादा तापन देते हैं कि ये जो Fe ठोस होना चाहिए था ये द्रव्य बन जाता है और इस द्रव्य Fe को भर देते हैं क्रैक में वेल्डिंग करते समय। जैसे मान लो कि रेलवे ट्रैक है, उस पर कोई क्रैक आ गया तो दुर्घटना ना हो जाए तो हम क्या करते हैं, उस क्रैक के अंदर इसको भर देते हैं ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो आपको बताना है जब X को धातु में जलाया जाता है, X मतलब ये बेटा, ये X हो गया, तो इससे कोई उभयधर्मी ऑक्साइड Y बनता है। आपको याद होना चाहिए कि दो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, एक Al2O3 एक ZNO। तो ये वाला बना है हमारा उभयधर्मी, तो आपको X और Y बताना है। तो X क्या है, Fe2O3 और ये X और Y क्रमश क्या है। तो यहाँ पे खाली धातु की बात की है, जब वायु में जला के करेंगे तो ये तो धातु खाली Fe हो गया और वो हो गया तो इससे कोई उभयधर्मी ऑक्साइड Y प्राप्त होता है। तो बेटा फिर तो उभयधर्मी ऑक्साइड, फिर तो हमें ये लगाना पड़ेगा Al और ये, क्योंकि इसमें Fe वाला ऑप्शन दिया नहीं है पर मैंने बता दिया कि ये भी होता है। अगला, खाना पकाने के बर्तनों को बनाने में कॉपर का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कॉपर का कौन सा गुण उत्तरदायी नहीं है। आधार बर्तन मतलब जिससे इसकी चादर बना सकते हैं। उच्च गलनांक है, भाई जल्दी से पिघलता नहीं है। ऊष्म चालकता या उच्च अभिक्रियाशीलता, बेटा कॉपर की अभिक्रियाशीलता काफ़ी कम होती है, वो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के अंदर आता है। अगर हम अपनी श्रेणी लिखे तो सबसे ऊपर K आता है, फिर Na, फिर Ca, फिर Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe, फिर Pb, फिर H, फिर Cu। तो देखो बेटा काफ़ी नीचे पहुंच गया, कोई ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत नीचे है। तो अभिक्रियाशीलता कम है, तो नहीं वाला यही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए आरेख, बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विद्युत अपघटनी परीक्षण करके दिखाया गया है इसमें विद्युत के द्वारा। इसे हम लोग धातुओं का शुद्धिकरण भी कहते हैं। धातुओं का शुद्धिकरण, यहाँ से प्रश्न बनता है, केस स्टडी का भी बनता है, ठीक है बेटा। धातुओं का शुद्धिकरण होता है ये। देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें हमने क्या करा, एनोड लिया और कैथोड लिया। कैथोड होता है माइनस वाला, एनोड होता है प्लस वाला। कैथोड लिया और एनोड लिया, कैथोड लिया और एनोड लिया। कैथोड, देखो बेटा ये याद रखो कि आपकी जो धातु, और यहाँ पे जो विलयन लिया है वो हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। अब होगा क्या, हम इस कॉपर सल्फेट विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो कॉपर +2 और SO4 -2 बनेगा। अब ये जो बेटा कॉपर +2 बना है ये क्या होगा, ये जाकर इस कैथोड पर चिपकना शुरू होगा। तो कॉपर +2 तो चिपकेगा। तो ऐसे याद रखो कि भाई एनोड पर हम क्या लेंगे, एनोड पर हम यहाँ पर देखो ये रही है, हम क्या लगा रहे हैं, ये हम अशुद्ध कॉपर ले रहे हैं जिसको साफ करना है। और यहाँ पर ये क्या लग रही है, ये लग रही है शुद्ध कॉपर। तो यही पूछते हैं कई बार कि भाई एनोड और कैथोड कैसी है। तो एनोड पर क्या है, अशुद्ध कॉपर, और कैथोड पर क्या है, शुद्ध कॉपर। ये बात ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा विवरण इसके लिए सही नहीं है। एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। सही बात है भाई, एनोड पर जो अशुद्ध धातु है वो यहाँ घुलती है और यहाँ से फिर इधर चिपकती है। शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर ही हो रही, सही बात है। अविलीय अशुद्धियाँ एनोड तली पर, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो देखो एनोड के तली पर यहाँ पे, जिसको कहते हैं एनोड अवनपंख। विद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड से विद्युत अपघटन में घुल जाती है। शुद्ध धातु नहीं घुलती बेटा, एनोड पर तो कौन सी धातु होती है, अशुद्ध। तो ये बात गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगले की तरफ देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का आर्द्र
वायु में संचारण नहीं होता, मतलब वायु के साथ वो खराब नहीं होती। तो बेटा वो देखो वायु के साथ संचारण नहीं होता तो वो बेटा गोल्ड है। गोल्ड का नहीं होता, चांदी का हो जाता है, चांदी के ऊपर काली लेयर चढ़ जाती है पर गोल्ड पे नहीं चढ़ती है, ऐसे उसकी सिर्फ चमक कम होती है। निम्नलिखित में से निम्नतम घनत्व का धातु जिसका घनत्व सबसे कम है, तो सबसे घनत्व कम किसका है बेटा, तो वो है लेड का। अगला प्रश्न, किस धातु के परमाणु के बाह्यतम कोश में हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अच्छा धातु, अधातु, अधातु बेटा वो होते हैं जिनके अंतिम कोश में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो 1 2 3 ये तो बेटा कभी हो नहीं सकता है ना, तो 3 से ज़्यादा में मतलब 5 6 7 या 5 6 या 8, 3 नहीं होगा तो ये 2 तो नहीं है, ये 2 तो नहीं है, तो 5 6 या 7, क्योंकि बेटा 8 की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि जो 8 जिनका होता है ना उनका अंतिम कोश भरा हुआ है, और अगर वो अंतिम कोश भरा हुआ है तो वो अभिक्रियाशील नहीं होगा, वो अभिक्रिया ही नहीं करेगा। अब अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो फालतू में से पढ़ना ही क्यों, ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, एथाइन अणु, एथाइन अणु है एक, ठीक है, कि बनने में साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितने होते हैं, तो एथाइन अणु में कुल जो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वो यहाँ पर 6 करते हैं। पर बेटा ये वाला आप रहने दो, ये आपके में शायद ये अलग से क्वेश्चन आ गया है। अब देखो ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अभिकथन, सोडियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, भाई बिल्कुल गलत। उभयधर्मी ऑक्साइड सिर्फ 2 होते हैं, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक जिंक ऑक्साइड। बेटा अगर अभिकथन ही गलत हो तो सीधा ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले उत्तर की तरफ, किसी उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये केवल अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और पानी नहीं बनाते, गलत, ऐसा नहीं है। ये अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन नहीं, लवण और पानी बनाते हैं, ये वाला सही है। ऑक्साइड है तो जल तो बनाएंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस थोड़ी ना, खाली धातु होते तो फिर हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला, निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया होने पर हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। तो बेटा जब कभी कोई भी अम्ल किसी भी जल से अभिक्रिया करेगा तो ही हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। जैसे कि आपके पास है मान लो HCl, इसकी अभिक्रिया आपने Na से, HCl है, आपने इसकी अभिक्रिया मान लो जल में करा दी तो होगा क्या, ये टूटकर H+ और Cl- में विखंडित होगा, H+ इस पे जुड़ जाएगा और H3O+ हाइड्रोनियम आयन को बना देगा। तो क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेटा क्षारक होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और ये हो जाएगा। अगला, समानते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं परंतु कुछ धातु के ऑक्साइड क्षारकों से भी अभिक्रिया करते हैं। इस प्रकार के धात्विक ऑक्साइड जो क्षारक से भी अभिक्रिया करेंगे। तो भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारक से करता है नहीं, भाई ये तो खुद ही क्षारक है तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो वो ये दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड बेटा वो होते हैं, ये वो हैं जो चाहे तो अम्ल से अभिक्रिया कर ले और चाहे तो क्षारक से भी अभिक्रिया ये कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ध्यान रखना हमेशा बेटा, सबसे मेन चीज उभयधर्मी ऑक्साइड वो हैं जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं। वही नॉर्मल धातु के ऑक्साइड बेटा क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, और क्षारकीय प्रवृत्ति अगर इनकी है तो ये अम्लीय से ही अभिक्रिया करेंगे, और आधातु की प्रवृत्ति अम्लीय होती है तो वो क्षारक से अभिक्रिया करते हैं। बस यही बात ध्यान रखनी है आपको। अगला प्रश्न, ब्रॉन्ज जिसको हम कांसा कहते हैं, ये किसका धातु का मिश्रण होता है। तो बेटा इसमें कॉपर और साथ में टिन पाया जाता है। कॉपर और जिंक बेटा ये आपका पीतल सब बोलते हो, पीतल उसमें होता है, ठीक। अगला, नीचे दी गई रासायनिक समीकरण 1 और 2 पर आपको विचार करना है। पहले में क्या दिया, Mg की HCl से कराई तो ये बन गया, ठीक है जी, NaOH की ये बन गया। इन समीकरणों से संबंधित सही कथन है, I विस्थापित अभिक्रिया है, वही सही बात है, विस्थापित है वो फर्स्ट, और सेकेंड वियोजन, वियोजन मतलब टूटना, नहीं टूट थोड़ा रहा है बेटा, यहाँ भी तो ये देखो ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है तो द्वि विस्थापन हो गया, ये भी विस्थापन ही है, विस्थापन ये रखी वाला आई विस्थापन अभिक्रिया, और जो सेकंड है फर्स्ट जो है विस्थापन है और दूसरा जो है वो द्विविस्थापन है। यहाँ ये एक को धक्का दे रहा है, यहाँ पे दोनों जने अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अगला, निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा क्षार बनने के लिए जल में घुलनशील है। क्षार मतलब बेटा ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में क्या है, जो जल में क्या है, जो जल में क्या है, घुलनशील है। ऐसे क्षारकों को आप क्या बुलाते हो, क्षार। कौन कौन से हैं, वो 2 हैं, एक Na2O और एक K2O, खाली सेकंड और फोर्थ है कोई वेट ऑप्शन, ये
मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील भी यही हैं और यही हैं जो जल में घुलनशील हैं। आयरन के गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण का मतलब होता है जब लोहे के ऊपर, जब आप लोहे के ऊपर एक परत चढ़ा देते हो, उस परत का नाम होता है जिंक, और ये विद्युत अपघटन से चढ़ती है। आयरन पर परत चढ़ाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया गया, अभी बताया मैडम ने, जिंक का चढ़ाया जाता है। क्योंकि बेटा जिंक जो होता है ना, वो वायु से अभिक्रिया कर कर एक जिंक ऑक्साइड की एक बचाव परत बनाता है, जिससे अंदर का लोहा खराब नहीं होता। नीचे दी गई कौन सी एक धातु आधारवर्धीय है, आधारवर्धीय मतलब जिसको पीट पीट कर चादर बना सकते हो, और विद्युत की कुचालक भी है। कॉपर, जिंक और सिल्वर तीनों में जाता है, तो एक है बेटा लेड। लेड की चादर तो बन सकती है, पर लेड एक ऐसी धातु है जो कि विद्युत की कुचालक है। ये क्या है बेटा, ये विद्युत की कुचालक धातु है। वरना सारी धातुएं क्या होती हैं, सुचालक होती है, पर एक यही धातु कैसी है मेरी बेटा, कुचालक। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। पर आधारवर्धन, आधारवर्धन मतलब क्या होता है, पीट पीट कर क्या बना देना, चादर में परिवर्तित। सब देखते हो ना, सोने की पन्नी, चांदी की जो कि मिठाइयों पे इस्तेमाल करते हैं, वो आधारवर्धन से ही बनाई जाएगी। अगला प्रश्न, कक्ष ताप मतलब नॉर्मल ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु का नाम, एक अधातु। तो बेटा धातु तो वो है पारा, अधातु है वो ब्रोमीन। क्या है कोई ऐसा, पारा को मरकरी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ब्रोमीन और नहीं गलत है, पहले धातु लिखनी है, तो मरकरी और ब्रोमीन, ये गलती नहीं करनी। यहाँ पहले धातु पूछी गई है तो बेटा यहाँ भी धातु आएगा पहले, ये बातें ध्यान रखने, क्योंकि इन चीज़ों में हम कर देते हैं गलतियाँ और यही हमारे कट जाते हैं नंबर फिर, तो ये चीज़ें नहीं करनी हमें। अगला, पोटाशियम परमाणु संख्या है 19। ठीक है जी, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने पर के लिए कितने कोषों की आवश्यकता, तो भाई लिख कर देख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत हो गई। पोटाशियम है नंबर 19, हम भरेंगे KLMNO P तक चलता है, मैंने N तक लिख लिया। K में 2 भरे जाते हैं, L में 8, 8 और 2 10 हो गए, M में भी 8 भरेंगे, 18, इसमें 1 भरा जाएगा। तो अंतिम कक्ष में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने कक्ष यूज हुए, 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कॉपर और टिन का मिश्र धातु, अभी पढ़ा था आपने, इसका आंसर बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाएंगे, ये मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ। बच्चे बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है, क्या उत्तर है इस प्रश्न का। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे और देखेंगे। क्या बात है, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं। क्या बात है, देखो अभिकथन, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी जो आपने पढ़ी है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो वाली धातुएं प्रकृति में सल्फाइडों और कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती हैं। मध्य धातु, जो मध्य धातु होती हैं, जब आप उनका धातुओं का प्राप्ति करते हो, तो मध्य धातु जो होती हैं वो या तो कार्बोनेट के उसमें पाई जाती हैं, अयस्क में, या सल्फाइड के में। कार्बोनेट से प्राप्त करना कहलाता है निस्थापन, और सल्फाइड से प्राप्त करना कहलाता है भर्जन। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अयस्कों से धातुओं को निष्क्रित करने के लिए सल्फाइड अयस्कों को निस्थापन और कार्बोनेट अयस्कों को भर्जन किया जाता है। बेटा नाम थोड़ा उल्टा नहीं है, नाम यहाँ उल्टा नहीं है, यहाँ उल्टा है, सही कहा है यहाँ पे, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, सॉरी। ठीक, तो ये क्या है, ये क्या है, भर्जन, और ये क्या है, निस्थापन। तो बिल्कुल सही बात है भाई, यही किया जाता है और ये भी ठीक किया जाता है, दोनों बातें ठीक है, समझा भी रही है, तो ए हो जाना चाहिए। बस ध्यान रखने से, मान लो जिंक का कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट है, तो भर्जन में क्या करते हैं, हम इसे तापन देते हैं उस जगह जब वायु की अनुपस्थिति हो। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति या वायु कम हो, क्योंकि वायु इसमें पहले है, वायु से हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन पहले है, तो बन जाता है जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस यहाँ से बाहर होती है। और निस्थापन में क्या करते हैं, सल्फाइड के साथ होता है ये, इसको हम तापन वहाँ करेंगे जहाँ वायु की उपस्थिति, क्योंकि हमें वायु चाहिए, हमें अपने जो अयस्क होते हैं उनको ऑक्साइड बनाना होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, तो बन गया जिंक ऑक्साइड, और SO2 गैस का निकास हो गया। अब जिंक ऑक्साइड दोनों में बन गया, अब जिंक में से ऑक्सीजन हटा दो, उसके लिए कार्बन डाल दो। ये कार्बन का बहुत ही पुराना प्यार है, क्या, ऑक्सीजन, अपने प्यार को वो ले जाएगा और किसको छोड़ जाएगा, जिंक, और वही तो चाहिए था आपको, दोनों को मिला भी दिया, पुण्य का भी काम कर दिया, जिंक भी मिल गई आपको, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय तक कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोए रखने पर जिंक धातु का टुकड़ा रक्ताभ भूरा भूरा हो गया। अरे भाई सही बात है, बिल्कुल कह रहे हैं, क्यों हो गया मैडम, कारण तो बताओ क्यों हो रहा है ये काम। तो कारण के सहित देखो भाई,
कॉपर सल्फेट होता है जो कि होता है किससे रंग का, नीले रंग का। आपने इसमें क्या डुबो दिया, जिंक। अब जिंक ज्यादा विकिरणशील हो, धक्का मारेगा, कहेगा हट मेरी जगह से, पहुंच गया खुद जिंक सल्फेट जो कि बेटा सफेद रंग का होता है या रंगीन कुछ लोग बोलते हैं। और कॉपर, और जो कॉपर धातु बनती है ये लाल भूरे रंग की होती है और ये लाल भूरे रंग की कॉपर धातु इसके ऊपर चिपक जाती है जिससे रक्तदाब हो। बिल्कुल सही बात। कॉपर जिंक से ज्यादा विकिरणशील है, अरे नहीं भाई कॉपर नहीं है जिंक है, तो कारण गलत है, तो भाई ये वाला से हो जाएगा। ए तो सही है और आर तो गलत ही है। फिर अलग धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय लक्षण दिखाते हैं, बिल्कुल सही से Na2O, MgO, Al2 और मतलब एल्यूमिनियम का और जिंक का छोड़कर बाकी सब क्षार। धातुओं के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण जलवाते हैं, बिल्कुल सही बात, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए आ जाएगा। स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाने वाली धातुएं हैं गोल्ड और प्लेटिनियम, प्लेटिनियम और सिल्वर, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर। तो बेटा कॉपर और सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड, ये जब ज़्यादातर कैसे मिलती हैं, ये आपको अपनी मुक्त स्वतंत्र अवस्था में ही मिलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कम अभिक्रियाशील है। कॉपर और सिल्वर इनसे थोड़े से ज़्यादा अभिक्रियाशील, इसलिए वो संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न एक अभिकथन आपके लिए, चलिए भाई देख लेते हैं क्या है मैडम। धातु के सल्फाइड अयस्कों से अयस्कों को बिना भर्जन किए धातु निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। भाई सही बात है भाई, सल्फाइड है अगर, जैसे जिंक सल्फाइड है, जब तक आप इसका भर्जन मतलब तापन नहीं करोगे वायु की उपस्थिति में तब तक ऑक्साइड नहीं बनेगा, और ऑक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा तो धातु की प्राप्ति भी नहीं होगी। भर्जन से सल्फाइड अयस्क सीधे ही धातु में परिवर्तित, अरे नहीं भैया सीधे कहाँ परिवर्तित होती है, ऑक्साइड में होती है, तो ये बात सही है, ये गलत है, तो क्या हो जाएगा सी। ठीक, ध्यान रखना ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन में। किसी धातु X का नाम दिया, थर्माइट प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। X की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर कोई X और Y नाम के क्रमश कुछ बनते हैं। अच्छा ये क्या है, तो ये कोई ऑक्साइड Y देता है जिसकी प्रकृति उभयधर्मी है। तो बेटा ये आप कमेंट में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये मैंने करवाया है इसी वीडियो। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया सर्वाधिक सक्रियता दिखाती है। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, तो सबसे ऊपर है, कौन है वो, पोटेशियम। एल्यूमिनियम किससे करती है, भाप से। सोडियम भी ठंडे जल से करती है, कैल्शियम भी ठंडे जल से करती है, पर इसके मुकाबले कम अभिक्रियाशील हो जाती है। अगला, सिल्वर ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, नहीं बेटा सिर्फ दो उभयधर्मी ऑक्साइड है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एक जिंक ऑक्साइड, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो यही गलत है, तो उत्तर सीधा क्या हो जाएगा। अगला, कैल्शियम ऑक्साइड उभयधर्मी, बेटा ये भी गलत है, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं होता, मैडम ने आपको बता दिया कि कौन से होता है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों, तो अब एक महत्वपूर्ण बात, अब बच्चे कहते हैं कि मैम हम हमारे पास इतनी चीज़ें तो हैं पर करें कहाँ से, तो बेटा क्वेश्चन कहाँ से करें, प्रैक्टिस क्या करें, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैम, हमें कैसे करें। देखो भाई इन चीज़ों पे देखते हैं भाई क्या क्या चाहिए आपको और कैसे कैसे यहाँ पर चाहिए। तो देखो बेटा सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर आपको क्या क्या ज़रूरत है भाई, मैम हमें पेपर करना है, हमें डर है कि हम MCQ कैसे करें, तो आपको MCQ चाहिए भाई जो कि सब में आते हैं, SST, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब में आएंगे। असर्शन रीजन मैम जहाँ तो हमारे बहुत ही ज़्यादा नंबर कटते हैं वो भी हमें चाहिए, केस स्टडी के क्वेश्चन चाहिए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन चाहिए मैडम, 5 नंबर के क्वेश्चन चाहिए। मैप वर्क SST में समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ लगा, शिवालिक कहाँ है हमें नहीं पता। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, साइंस में बन के आ जाते हैं, डायग्राम आते हैं मैम, कौन से डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें करने हैं, अब बनाने तो कितना लेबल करना ज़रूरी है। फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके SST में आ जाते हैं, तो बेटा इन चीज़ों के बारे में कैसे मिलेगा मैम हमें ये सब चीज़ें, तो इन सब के लिए फिर आपको चाहिए ट्रिक्स कि मैम MCQ अगर मान लो नहीं आ रहा तो कौन सी ट्रिक से सॉल्व करें, क्योंकि बेटा 25% की वेटेज है, इसकी भी 25% की वेटेज है, तो कैसे करना है मैडम इसको सॉल्व। फिर प्रेजेंटेशन फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेटा हर क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि बेटा आप जो लिख रहे हो एग्जामिनर उसी से आपको ट्रीट करेगा, एग्जामिनर डील आपके रिटिंग पोर्शन से करने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं कि आपके पास कितनी नॉलेज है, वो जस्ट ये देखेगा आपने लिखा कैसे, प्रेजेंट कैसे किया। तो बेटा प्रेजेंटेशन कैसे करना है आता तो है पर प्रेजेंट करना नहीं आता, तो कैसे करना है तो ये भी सीखेंगे, क्योंकि 75% की वेटेज है भाई इसकी, तो मैम ये कैसे सीखा जाएगा। तो इन सभी बातों के लिए, इन सभी चीज़ों का हम सबके पास
एक ही है जवाब, वो है जवाब ये। क्या है ये जवाब? आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका कि क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है जिसमें आपके सभी दुख दर्द समस्याओं का बहुत ही अच्छा इलाज है। मैथ्स का है, देखिए फेमस सर्स के द्वारा, यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन बैंक है, सोशल साइंस के हैं, 3-in-1 क्वेश्चन बैंक है, मैथ्स, साइंस और एसएसटी। देखो बेटा ये सबसे बेहतरीन बैच आपके लिए, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ पे आपके 3-in-1 क्वेश्चन बैंक फॉर द हिंदी मीडियम भी आपके लिए अवेलेबल है, मैथ, सोशल साइंस और यहाँ पर साइंस के लिए। कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके सामने यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए जो कैल्विन कराएगा वही आएगा। यहाँ पर आपके लिए देखो अवेलेबल है सोशल साइंस इन हिंदी में आप कर सकते हो, यहाँ पर कैल्विन में जो आपको विज्ञान में बताया जाएगा वही चीज़ें आपको करनी है, तो इसका भी क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास कैल्विन में सामाजिक विज्ञान की बात कर लो आप, मतलब हिंदी मीडियम की बात कर लो आप या इंग्लिश मीडियम की बात कर लो, सब चीज़ों का प्रॉपर क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है। आपको बस इसे, जो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, आप उसे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ पर जाकर इसे बाय कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। ठीक है बच्चों, ताकि आप अच्छे से कर सकें। अच्छा एक चीज़ और, साथ में अगर प्लस लेते हैं तो एक नया ऑफर आपके लिए। क्या क्या है प्लस का मैडम? अगर आप मैथ्स के PYQ चाहते हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, साइंस के PYQ चाहते हो और सोशल साइंस के भी PYQ चाहते हो, तीनों का, तो तीनों का कॉम्बो पैक सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ का। बेटा ऐसी डील कहीं नहीं मिलेगी, मौका है अभी ले लो और बने रहिए हमारे साथ। मैम मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।